हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर से हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का ये टॉपिक आपके एग्जाम का जनरली एक कंपलसरी सवाल होता है जो कि कंपलसरीली आपके एग्जाम में टेस्ट किया जा रहा होता है। और आज के इस लेक्चर से हम कंसोलिडेशन यानी कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया स्टार्ट करेंगे। अब कंसोलिडेशन या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी सिंगल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेसिस पे नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर कर रहे होंगे और इन एक से ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मिला जुलाकर हमारे पास ये कंसोलिडेशन या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया कवर होगा। इसके अंदर हम IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन का स्टैंडर्ड कवर करेंगे। इसके अंदर हम IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया कवर करेंगे। इसके अंदर हम IAS 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे होंगे। इसके अंदर हम IAS 28 दैट इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, ये चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मिला जुलाकर आपके पास ये कंसोलिडेशन या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया कवर हो रहा होगा। आज के इस लेक्चर में हम कंसोलिडेशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि कंसोलिडेशन होता क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहता है, कब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट अराइज होती है और इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक से। सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड ग्रुप। सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड ग्रुप। अगर मैं ग्रुप की डेफिनेशन देखूं तो ग्रुप की सिंपल सी डेफिनेशन है दैट इज पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज। पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज यानी कि एक पेरेंट कंपनी और उसकी अंडर में, उसकी अम्ब्रेला में उसकी जितनी सारी सब्सिडरीज हैं, पेरेंट और उसकी सारी सब्सिडरीज को मिला जुलाकर हमारे पास ग्रुप फॉर्म हो रहा होगा। अब ग्रुप की डेफिनेशन से दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और निकल कर आती है। नंबर वन, व्हाट इज पेरेंट एंड नंबर टू, व्हाट इज सब्सिडरी। तो हमारे पास पेरेंट और सब्सिडरी की भी डेफिनेशन है। पेरेंट की डेफिनेशन है एन एंटिटी दैट कंट्रोल वन और मोर एंटिटीज। एन एंटिटी दैट कंट्रोल वन और मोर एंटिटीज यानी कि अगर एक कंपनी एक या एक से ज्यादा एंटिटीज को कंट्रोल करती है, अगर एक कंपनी एक या एक से ज्यादा कंपनीज को कंट्रोल करती है, तो ये जो कंट्रोलिंग कंपनी है, ये जो एंटिटी दूसरी कंपनीज को कंट्रोल कर रही है, इसे हम पेरेंट कंपनी का नाम दे रहे होंगे। इसी के बराबर में हमारे पास सब्सिडरी की डेफिनेशन आ रही है। सब्सिडरी की डेफिनेशन है एंटिटी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटिटी। एंटिटी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटिटी दैट इज पेरेंट कंपनी यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसे कंट्रोल किया जा रहा है, एक ऐसी कंपनी जिसे कंट्रोल किया जा रहा है बाय सम अदर कंपनी दैट इज कॉल्ड पेरेंट कंपनी। सर, इस कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी कह रहे होंगे। तो ग्रुप की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि एक पेरेंट और उसकी अम्ब्रेला में, उसकी अंडर में जितनी भी सब्सिडरीज है, इस पेरेंट और उसकी सब्सिडरीज को मिला जुलाकर हम ग्रुप कह रहे होंगे। पेरेंट उस कंपनी को कहा जाएगा जो एक या एक से ज्यादा कंपनीज को कंट्रोल करे यानी कि कंट्रोलिंग कंपनी, और सब्सिडरी उस कंपनी को कहा जाएगा जिसे अल्टीमेटली कोई और कंट्रोल कर रहा है यानी कि ये कंट्रोल्ड कंपनी है। अब अगर हम पेरेंट और सब्सिडरी की डेफिनेशन को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें तो दोनों ही डेफिनेशन के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की गई है दैट इज कंट्रोल। पेरेंट एक ऐसी कंपनी है जो एक या एक से ज्यादा कंपनी को कंट्रोल कर रही है, सब्सिडरी एक ऐसी कंपनी है जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है, यानी कि दोनों डेफिनेशंस के अंदर कंट्रोल के लफ्ज में बड़ा फोकस है। तो कंट्रोल के हवाले से बात करते हैं कि कंट्रोल किसे कहते हैं। अब कंट्रोल के अंदर दो क्राइटेरिया से दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, इन्वेस्टर इज एक्सपोज टू और हैज राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टिंग कंपनी। इन्वेस्टर इज एक्सपोज टू और हैज द राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टिंग कंपनी एंड द इन्वेस्टर हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट दोस रिटर्न। द इन्वेस्टर हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट दोस रिटर्न। कंट्रोल का क्राइटेरिया, कंट्रोल का कंडीशन स्टैब्लिश करने के लिए दो क्राइटेरिया, दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। अगर एक कंपनी, अगर एक इन्वेस्टर कंपनी किसी और कंपनी के वेरिएबल रिटर्न में राइट या एक्सपोजर रखती है, यानी कि आसान अल्फाजों में अगर एक कंपनी के पास ये राइट है कि वो किसी और कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर राइट रखती है या किसी और कंपनी के लॉस में उसका एक्सपोजर है, तो ये पहला क्राइटेरिया है। एंड इन्वेस्टर हैज एबिलिटी टू अफेक्ट दोस रिटर्न यानी कि एक कंपनी इस अथॉरिटी पे हो, इतनी पावर्स होल्ड करती हो कि वो दूसरी कंपनी के रिटर्न्स यानी कि दूसरे कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सके, अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग से उनको अफेक्ट कर सके। तो सर हमारे पास कंट्रोल का क्राइटेरिया एस्टैब्लिश हो रहा होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास किसी कंपनी के 5 लाख शेयर्स हैं, अगर मेरे पास किसी कंपनी के 5% शेयर्स हैं, तो 5% शेयर होल्डर होने का मतलब है कि मेरी इन्वेस्टिंग कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो उस प्रॉफिट का 5% मेरा होगा, मेरी इन्वेस्टिंग कंपनी अगर लॉस करेगी तो उस लॉस का 5% हिस्सा मेरा होगा। यानी कि कंपनी का जितना प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका 5% हिस्सेदारी, उसका 5% बर्डन मैंने बर्दाश्त करना होगा। लेकिन क्या मैं ये 5% शेयर होल्डिंग की बेसिस पे उस इन्वेस्टिंग कंपनी की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता हूं, उस इन्वेस्टिंग कंपनी के बिजनेस डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकता हूं? द आंसर इज नो।
यानी कि अगर मेरे पास किसी कंपनी के 5% शेयर्स है तो मेरा राइट टू वेरिएबल रिटर्न, मेरा एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न तो है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से उसके डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस को अफेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि यहां पे मेरा कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं हुआ। कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए दो कंडीशंस हैं कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के वेरिएबल रिटर्न में राइट या एक्सपोजर रखती हो, यानी कि इन्वेस्टिंग कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो इन्वेस्टर कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा होगा, इन्वेस्टिंग कंपनी लॉस करेगी तो इन्वेस्टर कंपनी को लॉस मिल रहा होगा, एंड इन्वेस्टर कंपनी की यह पोजीशन हो कि वो दूसरी इन्वेस्टिंग कंपनी के वेरिएबल रिटर्न को अफेक्ट कर सके बाय इट्स डिसीजन मेकिंग, बाय टेकिंग इट्स बिजनेस डिसीजन। अब प्रैक्टिकली अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है बाय एक्वायरिंग कंट्रोलिंग शेयर्स। प्रैक्टिकली अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है बाय एक्वायरिंग कंट्रोलिंग शेयर्स, यानी कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के इतने शेयर्स एक्वायर कर ले कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाए, दूसरी कंपनी की डिसीजन मेकिंग अपने हाथों में लेने में पोजीशन में आ जाए, तो इसे हम कहेंगे कंट्रोलिंग शेयर्स, और कंट्रोलिंग शेयर्स की बेसिस पे कंट्रोल का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा। यहां पे सवाल ये क्रिएट होता है कि सर कंट्रोलिंग शेयर्स का क्या मतलब है? तो सर यहां पे सिंपल मेजॉरिटी वाला रूल अप्लाई होगा कि अगर एक कंपनी के पास किसी और कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स आ जाए, अगर एक कंपनी के पास किसी और कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट आ जाए, तो 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग, 50% से ज्यादा वोटिंग राइट का मतलब है कि नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू टेक द बिजनेस डिसीजन ऑफ दैट कंपनी, नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू कंट्रोल दैट अनदर कंपनी। तो हमारे पास कंट्रोलिंग शेयर्स का क्राइटेरिया, हमारे पास कंट्रोल की डेफिनेशन फुलफिल हो रही होगी। अगेन ये मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकली कंट्रोल उस वक्त एस्टैब्लिश होता है जब आप एक कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर्स एक्वायर कर लो, यानी कि 50% या उससे ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लो, क्योंकि अगर आपके पास किसी और कंपनी के 50% से ज्यादा, फॉर एग्जांपल 60%, 70%, 80%, नॉट इवन 100%, अगर आपके पास किसी और कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स आ जाते हैं, तो अब आप इस पोजीशन में आ जाते हो कि आप मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग की बेसिस पे, आप मेजॉरिटी वोटिंग राइट होने की बेसिस पे उस इन्वेस्टिंग कंपनी के सारे बिजनेस डिसीजंस अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो जब 50% से ज्यादा वोटिंग राइट आ जाएंगे, यानी कि कंट्रोलिंग शेयर्स एक्वायर कर लिए, कंट्रोलिंग शेयर्स एक्वायर कर लिए, यानी कि कंट्रोल का क्राइटेरिया, कंट्रोल का स्टेटस एस्टैब्लिश हो गया, और आपके पास पेरेंट और सब्सिडियरी का स्टेटस फॉर्म हो रहा होगा। जब भी हमारे पास एक कंपनी किसी और कंपनी या एक से ज्यादा कंपनीज को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाए, यानी कि पेरेंट और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप मीट हो जाए, सर इस पेरेंट और सब्सिडियरी के रिलेशनशिप को हम ग्रुप कह रहे होंगे। एक पेरेंट कंपनी और उसकी अंडर में, उसकी अम्ब्रेला में जितनी सब्सिडियरीज आ रही होंगी, इन सारी पेरेंट और सब्सिडियरीज कंपनीज को हम ग्रुप कह रहे होंगे। अब अगर हम बात करें कंट्रोलिंग शेयर्स की, तो प्रैक्टिकली तो मैंने कहा कि कंट्रोलिंग शेयर्स का मतलब है कि 50% से ज्यादा वोटिंग राइट, 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही 50% से ज्यादा वोटिंग राइट या 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी तो ही कंट्रोल एस्टैब्लिश हो रहा होगा। हम कुछ एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी ए के पास कंपनी बी के 100% शेयर्स हैं, कंपनी ए के पास कंपनी बी के 100% शेयर्स है। अब इस सिंपल से एग्जांपल में कंपनी ए कंपनी बी को होली ओन करती है, कंपनी बी के 100% शेयर्स कंपनी ए के पास है, यानी कंपनी बी के सारे बिजनेस डिसीजंस कंपनी ए की मर्जी से हो रही होगी, तो यहां पे तो शेयर होल्डिंग 100% है, कंट्रोल भी 100% है। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट में एक और एग्जांपल देखूं, कंपनी ए के पास कंपनी बी के 80% शेयर्स हैं, कंपनी ए के पास कंपनी बी के 80% शेयर्स हैं। अब इस एग्जांपल में इवन दो कि कंपनी बी के 100% शेयर्स कंपनी ए के पास नहीं है, कंपनी ए के पास कंपनी बी के सिर्फ 80% शेयर्स हैं, लेकिन स्टिल ये 80% 50% से ज्यादा है, लेकिन इससे लिए 80% शेयर्स 50% शेयर होल्डिंग से ज्यादा है, 50% वोटिंग राइट से ज्यादा है, यानी अब कंपनी ए कंपनी बी के सारे डिसीजंस अपनी मर्जी से ले सकती है। तो इस एग्जांपल में कंपनी ए के पास कंपनी बी के इवन दो कि 100% शेयर्स नहीं है, लेकिन 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, 80% शेयर्स है, यानी कि कंपनी ए के पास कंपनी बी का कंट्रोल है, और यहां पे भी कंट्रोल 100% एस्टैब्लिश हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। रेयर सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास किसी और कंपनी के 50% से कम शेयर्स हो, लेकिन स्टिल आप उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो। आपके पास किसी इन्वेस्टिंग कंपनी के 50% से कम वोटिंग राइट हो, 50% से कम शेयर होल्डिंग हो, लेकिन स्टिल आप उसे डोमिनेट या उसे कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाओ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी ए के पास कंपनी बी के सिर्फ 45% शेयर्स हैं, कंपनी ए के पास कंपनी बी के सिर्फ 45% शेयर्स हैं, लेकिन कंपनी बी के जो बाकी 55% शेयर्स है ना, वो लार्ज नंबर ऑफ टाइनी इन्वेस्टर्स के पास है। कंपनी बी के 45% शेयर्स कंपनी ए के पास है, और कंपनी बी के 55% शेयर्स लार्ज नंबर ऑफ टाइनी इन्वेस्टर्स के पास है। किसी के पास 1%, किसी के पास 2%, किसी के पास 2.5%, किसी के पास 0.5%। अब इस सिनेरियो में कंपनी ए के पास कंपनी बी के 50% से ज्यादा शेयर्स नहीं है, लेकिन
चूंकि कंपनी बी के बकाया 55% शेयर्स लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी इन्वेस्टर्स के पास है और बहुत ही अनलाइकली है कि ये 55% शेयर होल्डिंग या 55% शेयर होल्डर्स मिलकर कोई फैसला ले। अगर 55% शेयर होल्डिंग लार्ज नंबर ऑफ टाइनी इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई भी है तो ये बहुत ही अनलाइकली है कि किसी पॉइंट पे ये 55% लोग एक टेबल पर आएंगे और एक बिजनेस डिसीजन लेंगे। इस सिनेरियो में इवन दो कि मेरे पास कंपनी बी के सिर्फ 45% शेयर्स हैं, इवन दो कि मेरे पास कंपनी बी के 50% से कम शेयर्स है, स्टिल यहां पे भी कंट्रोल एस्टैब्लिश हो रहा होगा। स्टिल यहां पे भी कंपनी ए कंपनी बी को कंट्रोल कर रही है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपके सामने आ रही होगी। कंपनी ए के पास कंपनी बी के 45% शेयर्स हैं, कंपनी ए के पास कंपनी बी के 45% शेयर्स हैं और कंपनी बी के 10% शेयर्स एक बैंक के पास है और यह बैंक कंपनी ए का है। कंपनी ए के पास कंपनी बी के 45% शेयर्स हैं और कंपनी बी के 10% शेयर्स एक बैंक के पास आ रहे हैं जो कि कंपनी ए का बैंक है और बैंक ने कहा है कि वो जितनी भी डिसीजंस लेगी वो कंपनी ए के फेवर में लेगी, यानी बैंक 10% शेयर होल्डिंग को कंपनी ए के फेवर में ही एक्सरसाइज करेगी, कंपनी ए जैसा कहेगी वैसे वोट कर देगी। तो सर इस एग्जांपल में भी इवन दो कि कंपनी ए के पास कंपनी बी के सिर्फ 45% शेयर्स हैं, लेकिन बैंक को मिलाकर 45 + 10 55% शेयर्स आ गए और अब इस 55% की बेसिस पे कंपनी बी के सारे डिसीजंस अपनी मर्जी से लिए जाएंगे, यानी कि इस एग्जांपल में भी कंपनी ए इस कंपनी बी को कंट्रोल कर रही है। अब ये जो 4 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने डिस्कस की ना, ये सारे सिंपल ग्रुप थे जिसमें एक पेरेंट कंपनी थी, एक सब्सिडरी कंपनी थी, लेकिन प्रैक्टिकली ये ग्रुप के सिनेरियोस वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो सकते हैं। मल्टीपल सब्सिडरीज या मल्टीपल साइकिल्स में आपका ग्रुप बाइफरकेट हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं जिसे हम कहते हैं वर्टिकल ग्रुप या सब सब्सिडरी। एक एग्जांपल देखते हैं जिसे हम कहते हैं वर्टिकल ग्रुप या सब सब्सिडरी। अब वर्टिकल ग्रुप या सब सब्सिडरी में क्या हो रहा होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी ए। कंपनी ए के पास कंट्रोलिंग शेयर्स हैं कंपनी बी के फॉर एग्जांपल 60%। कंपनी ए के पास कंपनी बी के कंट्रोलिंग शेयर्स हैं फॉर एग्जांपल 60%, यानी कि कंपनी ए इस 60% शेयर होल्डिंग की बेसिस पे कंपनी बी को कंट्रोल कर रही है। कंपनी बी के पास एक और कंपनी सी के 70% शेयर्स हैं। कंपनी बी के पास एक और कंपनी सी के कंट्रोलिंग शेयर्स से 70% के शेयर्स हैं। अब इस तरह के ग्रुप को, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वर्टिकल ग्रुप या सब सब्सिडरी। कंपनी ए के पास कंपनी बी के 60% शेयर्स हैं, यानी कि कंपनी ए कंपनी बी को 100% कंट्रोल कर सकता है। कंपनी बी के पास कंपनी सी के 70% शेयर्स हैं, यानी कंपनी बी कंपनी सी को 100% कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कंपनी बी को कौन कंट्रोल कर रहा है? सर कंपनी बी को कंपनी ए कंट्रोल कर रहा है। अगर कंपनी बी को कंपनी ए कंट्रोल कर रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी ए इनडायरेक्टली कंपनी सी को भी कंट्रोल करने की पोजीशन में आ गई? मैं रिपीट करता हूं, कंपनी ए के पास कंपनी बी के कंट्रोलिंग शेयर्स हैं 60%, कंपनी बी के पास कंपनी सी के कंट्रोलिंग शेयर्स हैं 70%, कंपनी बी के 60% शेयर्स कंपनी ए के पास है, यानी कंपनी ए कंपनी बी को 100% कंट्रोल कर रही है। कंपनी सी के 70% शेयर्स हैं कंपनी बी के पास, यानी कि कंपनी बी कंपनी सी को कंट्रोल कर रही है। लेकिन कंपनी बी को कौन कंट्रोल कर रहा है? सर कंपनी बी को कंट्रोल कर रहा है कंपनी ए, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कंपनी ए डायरेक्टली कंपनी बी को और इनडायरेक्टली कंपनी सी को भी कंट्रोल कर रही है। सर इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल। कि आप एक इंटरमीडिएट कंपनी के थ्रू अल्टीमेट एक सब्सिडरी को कंट्रोल कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल। कंपनी ए कंपनी बी को डायरेक्टली कंट्रोल करती है तो कंपनी बी कंपनी ए की डायरेक्ट सब्सिडरी है। कंपनी ए कंपनी बी को डायरेक्टली कंट्रोल करती है तो कंपनी बी कंपनी ए की डायरेक्ट सब्सिडरी है। और कंपनी ए कंपनी सी को इनडायरेक्टली थ्रू बी कंट्रोल करती है। कंपनी ए कंपनी सी को इनडायरेक्टली थ्रू कंपनी बी कंट्रोल करती है तो कंपनी सी कंपनी ए की इनडायरेक्ट सब्सिडरी कहलाई जाएगी। कंपनी सी कंपनी ए की इनडायरेक्ट सब्सिडरी कहलाई जाएगी। तो यहां पे पेरेंट कंपनी है कंपनी ए, या मैं कहूं अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है कंपनी ए, और इसके अंडर में 2 सब्सिडरीज आ रही है, डायरेक्ट सब्सिडरी कंपनी बी और इनडायरेक्ट सब्सिडरी कंपनी सी। और इस एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में बी और सी दोनों ही ए की सब्सिडरी मानी जा रही होगी। एक और कॉन्सेप्ट यहां पे मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, इसकी यूटिलिटी आपको कंसोलिडेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कंसोलिडेशन की कैलकुलेशन वाले एरिया में नजर आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अफेक्टिव होल्डिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अफेक्टिव होल्डिंग। देखें, कंपनी ए के कंपनी बी में कितने शेयर्स हैं? 60%। कंपनी बी के कंपनी सी में कितने शेयर्स हैं? 70%। यानी कि कंपनी ए के पास कंपनी सी के 70% शेयर्स का 60% है।
कंपनी ए के पास कंपनी सी के 70% शेयर्स का 60% है, तो ये अफेक्टिवली बनता है 42%। ये अफेक्टिव परसेंटेज या अफेक्टिव शेयर होल्डिंग परसेंटेज सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंप्यूटेशन हम यूज कर रहे होंगे। कभी भी ग्रुप या कंट्रोल का क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करने के लिए आप इफेक्टिव परसेंटेज नहीं देखोगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी सब्सिडरी की इफेक्टिव होल्डिंग 50% से कम आ रही हो, लेकिन इफेक्टिव होल्डिंग को देखकर ग्रुप या कंट्रोल का क्राइटेरिया एस्टेब्लिश नहीं होगा। ग्रुप या कंट्रोल के क्राइटेरिया के लिए हम हमेशा ग्रॉस होल्डिंग देख रहे होंगे। लाइक आपके एग्जांपल में कंपनी ए के पास कंपनी बी के तो 60% शेयर्स हैं, कंपनी सी के इफेक्टिवली 42% शेयर्स हैं, लेकिन हम पहले ही कंक्लूड करके आ चुके हैं चूंकि कंपनी ए कंपनी बी को 100% कंट्रोल करती है और कंपनी बी के पास कंट्रोलिंग शेयर्स है कंपनी सी के, यानी कंपनी ए कंपनी बी और कंपनी सी दोनों को कंट्रोल करती है। ये ए बी और सी एक सिंगल ग्रुप है, लेकिन कंपनी सी की इफेक्टिव होल्डिंग यहां पे 42% आ रही है। इसी तरीके से एक और ग्रुप आपके सामने आ रहा है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ग्रुप या डी शेप ग्रुप। एक और एग्जांपल आपके सामने आ रही है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ग्रुप या डी शेप ग्रुप। अब कॉम्प्लेक्स ग्रुप या डी शेप ग्रुप में क्या होगा? एक कंपनी है, लेट्स से कंपनी है, कंपनी ए के पास कंपनी बी के कंट्रोलिंग शेयर्स है लेट्स से 60%। कंपनी ए के पास कंपनी बी के कंट्रोलिंग शेयर्स है लेट्स से 60%, तो ए और बी तो पेरेंट और सब्सिडियरी हो गया। अब एक और कंपनी है कंपनी सी, कंपनी सी के 25% शेयर्स है कंपनी बी के पास और कंपनी सी के 30% शेयर्स है कंपनी ए के पास। पेरेंट और सब्सिडियरी कंपनी ए और कंपनी बी, ये तो पेरेंट और सब्सिडियरी हो गए 60% शेयर होल्डिंग की बेसिस पे। तीसरी कंपनी है कंपनी सी के 25% शेयर्स है कंपनी बी के पास और 30% शेयर्स है कंपनी ए के पास। देखो कंपनी ए के पास कंपनी बी के 60% शेयर्स हैं, यानी कि कंट्रोल 100% है, डिसीजन मेकिंग कंपनी मर्जी से हो जाएगी। कंपनी बी सारे डिसीजंस कंपनी ए की मर्जी से लेगी, यानी कंपनी बी जो कि कंपनी सी में 25% शेयर्स ओन करके बैठी है, ये 25% का क्या करना है ये भी अल्टीमेटली कंपनी ए ही डिसाइड कर रहा होगा। और कंपनी ए के पास डायरेक्टली भी कंपनी सी के 30% शेयर्स हैं, तो 25% थ्रू कंपनी बी और 30% थ्रू कंपनी ए, ये बन गया 55%। यानी कि ए और बी मिला जुलाकर कंपनी सी के 55% शेयर्स होल्ड करते हैं, यानी कि सी भी अब कंपनी ए के ही कंट्रोल में आ गई, सी भी कंपनी ए की ही सब्सिडियरी बन गई। इस ग्रुप को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ग्रुप या डी शेप ग्रुप। अब इस सिनेरियो में अगर हम इफेक्टिव होल्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें कंपनी सी की, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? सर कंपनी ए के पास कंपनी सी के डायरेक्टली 30% शेयर्स हैं, कंपनी ए के पास कंपनी सी के डायरेक्टली 30% शेयर्स हैं, तो ये तो डायरेक्ट होल्डिंग है। और कंपनी ए के पास कंपनी बी के थ्रू 25% शेयर्स है कंपनी सी के, यानी कि इस 25 का 60%, इस 25 का 60%, तो 25 का 60% बनता है 15%। तो कंपनी ए की कंपनी सी में डायरेक्ट शेयर होल्डिंग है 30% और कंपनी ए की कंपनी सी में इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग थ्रू कंपनी बी है 15%, तो अफेक्टिव होल्डिंग परसेंटेज आई आपके पास 45%। अगेन ये अफेक्टिव होल्डिंग परसेंटेज सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द सेक ऑफ कंप्यूटेशन इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी आपने ग्रुप का स्टेटस देखना है, जब भी आपने कंट्रोल का क्राइटेरिया देखना है, उसके लिए आप अफेक्टिव होल्डिंग नहीं, उसके लिए आप ग्रॉस होल्डिंग देखोगे। कंपनी ए के पास कंपनी सी का 30% था, कंपनी ए के पास कंपनी बी के कंट्रोलिंग शेयर्स और कंपनी बी के पास कंपनी सी के 25% थे, तो 30 और 25 55% हो गया, यानी कंपनी सी कंट्रोल की जा रही है बाय द कंपनी ए। लेकिन अफेक्टिव होल्डिंग कितनी बन रही है? 45%। कंपनी ए का कंपनी सी में डायरेक्ट शेयर होल्डिंग 30%, कंपनी ए का कंपनी सी में इनडायरेक्टली थ्रू कंपनी बी सिर्फ 15% का अफेक्टिव शेयर है, तो यहां पे अफेक्टिव शेयर होल्डिंग तो 45% है, लेकिन ग्रॉस शेयर होल्डिंग कंपनी सी की 55% है, तो यहां पे भी कंट्रोल, यहां पे भी ग्रुप का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट देखा कि ग्रुप क्या चीज है, कंट्रोलिंग शेयर्स किसे कहते हैं, कंट्रोल किस तरह से स्टैब्लिश हो रहा होता है। ग्रुप की सिंपल सी डेफिनेशन है कि पेरेंट और उसकी अम्ब्रेला में, उसके अंडर में जितनी भी सब्सिडीज आ रही है, चाहे मल्टीपल वर्टिकल सब्सिडीज आ रही हो, चाहे कॉम्प्लेक्स डी शेप ग्रुप्स बन रहा हो, चाहे बहुत सारी फैलो सब्सिडीज बन रही हो, एक पेरेंट और उसकी अम्ब्रेला में, उसके अंडर में जितनी भी सब्सिडीज आएंगी, इस पेरेंट और उसकी सब्सिडीज को मिला जुलाकर हम ग्रुप का नाम दे रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट के हवाले से। देखें, जब भी हमारे पास पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा होगा, जब भी हमारे पास पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा होगा, तो पेरेंट एक तो अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा होगा, पेरेंट एक अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा होगा। पेरेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगा। पेरेंट कंपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा एक कंसोलिडेटेड या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रहा होगा, और इस ग्रुप में जितनी भी सब्सिडरीज हैं, हर सब्सिडरी अपने सेपरेट या स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रही होगी।
तो जो भी हमारे पास ग्रुप है, उस ग्रुप का जो भी अल्टीमेट पेरेंट है, उस ग्रुप का जो भी अल्टीमेट पेरेंट है, इसने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक कंसोलिडेटेड या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उस ग्रुप में जितनी भी सब्सिडीज आ रही हैं, वो सारी सब्सिडीज अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना ही रही होगी। सवाल ये क्रिएट होता है कि सेपरेट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की जो रिक्वायरमेंट है, ये कहां लिखी गई है, ये कहां से एस्टैब्लिश होती है? तो अगर हम बात करें आईएएस और आईएफआरएस की, अगर हम बात करें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की, तो आईएएस और आईएफआरएस ये कहता है कि एक ग्रुप में जो अल्टीमेट पेरेंट है, एक ग्रुप में जो अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है, इसके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ इसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत पेरेंट कंपनी के ऊपर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत पेरेंट कंपनी के ऊपर यह रिक्वायरमेंट है कि उसने सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने और सब्सिडरी कंपनी ने अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। लेकिन ये ग्रुप कंपनी जिस कंट्री में या जिस जुरिडिक्शन में ऑपरेट कर रही है, वहां की कुछ लोकल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, वहां के कुछ लोकल लॉस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान में कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैटर्स के लिए कंपनीज एक्ट 2017 का कानून है। कंपनीज एक्ट 2017 में लिखा है कि अगर एक ग्रुप फॉर्म हो रहा है, तो ग्रुप की पेरेंट कंपनी ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना है, और ग्रुप की सब्सिडरी कंपनीज ने अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो एज पर द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ग्रुप के केस में पेरेंट को सिर्फ कंसोलिडेटेड और सब्सिडरी को सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 के तहत पेरेंट कंपनी को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने हैं, और सब्सिडरी कंपनी को सिर्फ और सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। अब सवाल ये क्लियर होता है कि सर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या? थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक डिटेल कॉन्सेप्ट है। इसकी प्रिपरेशन में, इसको बनाने में हम बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे, जिसे हम आने वाले वक्तों में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने रीड करता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ग्रुप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ग्रुप इन विच एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंस एंड कैश फ्लोज ऑफ द पेरेंट and all its subsidiaries are presented as a single economic entity. Consolidated financial statements की definition है कि financial statements of a group in which asset, liability, equity, income, expense and cash flows of the parent and subsidiary are presented as a single economic entity. यानी कि consolidated financial statements में, group financial statements में आप parent company के और parent की अंडर में जितनी भी subsidiaries है, इन सारी companies के 100% asset, 100% लायबिलिटी, 100% इनकम, 100% एक्सपेंसेस, 100% इक्विटी और 100% कैश फ्लोज को इस तरह से प्रेजेंट करोगे कि ये एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी यानी कि एक सिंगल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है। लीगली स्पीकिंग पेरेंट एक अलग लीगल कंपनी है, सब्सिडरी एक अलग लीगल कंपनी है, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट और उसकी अम्ब्रेला में जितनी सब्सिडरीज है, यानी कि इस ग्रुप में जितनी भी कंपनीज है, सारी ग्रुप कंपनीज को एक सिंगल कंपनी, एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी माना जाएगा और इसके कंसोलिडेटेड लेवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे, जिसे हम ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेंगे। इसमें पेरेंट और सब्सिडरी के 100% एसेट, 100% लायबिलिटी, 100% इक्विटी, 100% इनकम, 100% एक्सपेंस, 100% कैश फ्लोज, सारी चीजें हम 100% कंसोलिडेट कर रहे होंगे। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमने ग्रुप की जो पहली एग्जांपल देखी थी, जिसमें कंपनी ए के पास कंपनी बी के 100% शेयर्स हैं, अगर कंपनी ए के पास कंपनी बी के 100% शेयर्स हैं, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप पेरेंट और सब्सिडरी के 100% एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस को दिखाएं, ये बात समझ आती है। लेकिन एग्जांपल नंबर 2 में पेरेंट कंपनी ए के पास कंपनी बी के सिर्फ 80% शेयर्स थे, कंपनी ए के पास कंपनी बी के सिर्फ 80% शेयर्स थे। तो अगर कंपनी ए के पास कंपनी बी के 80% शेयर्स हैं, यानी कि 20% शेयर्स नहीं है, तो क्या अब भी हम सब्सिडरी के 100% एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस को कंसोलिडेट करेंगे? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। अगर पेरेंट के पास सब्सिडरी के कंट्रोलिंग शेयर्स हैं, यानी कि 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, इवन दो कि वो शेयर्स 100% से कम भी क्यों ना हो, स्टिल हम सब्सिडरी के 100% एसेट, 100% लायबिलिटी, 100% इनकम, 100% एक्सपेंस, 100% कैश फ्लोज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट कर रहे होंगे। अब अगेन सवाल आ रहा है, ऐसा होता है, ऐसा क्यों? जब पेरेंट के पास सब्सिडरी के शेयर्स ही 80% है, जब पेरेंट के पास सब्सिडरी के शेयर्स ही 60% है, तो मैं क्यों सब्सिडरी के 100% एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस को प्रेजेंट करूं? इसका सिंपल सा आंसर छुपा हुआ है एसेट की डेफिनेशन में। हम बचपन से एसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ते हुए आए? एसेट इज द रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी
एसेट इज द रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी। हमने एसेट की डेफिनेशन में कहीं भी ओनरशिप का जिक्र नहीं पड़ा। एसेट एक ऐसी रिसोर्स है, एक ऐसा असासा है जिसे आप कंट्रोल करते हो, और कंट्रोल आता है जब आपके पास किसी कंपनी का 50% से ज्यादा वोटिंग राइट आ जाए। आप इस पोजीशन में आ जाओ कि आप कंपनी के बिजनेस डिसीजंस ले सको। तो इवन दो कि पेरेंट के पास अगर सब्सिडी का 50% से ज्यादा लेकिन 100% से कम शेयर्स ही क्यों ना हो, कंट्रोल 100% इस्टेब्लिश हो गया। और अगर कंट्रोल 100% इस्टेब्लिश हो गया यानी कि अब ये सब्सिडी पेरेंट का ही एसेट है। हम सब्सिडी के 100% एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस को अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंसोलिडेट कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने कंसोलिडेशन या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक का एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस किया। ग्रुप की डेफिनेशन को देखा, पेरेंट सब्सिडी की डेफिनेशन को देखा, कंट्रोल का क्राइटेरिया एस्टैब्लिश किया, ग्रुप की डिफरेंट एग्जांपल्स देखें, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट को कंसिडर किया। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।